इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम सूचकांकों को निर्देशांक भी कह सकते हैं। सूचकांक या निर्देशांक एक ही बात है। सूचकांक वास्तव में मूल्य स्तर की वे संख्याएं हैं जिनके द्वारा हम मुद्रा की क्रय शक्ति में हुए परिवर्तनों को माप सकते हैं। मुद्रा के मूल्य में किसी दो समय के बीच हुए परिवर्तनों को मापने की यह एक सांख्यिकीय विधि है। सामान्य मूल्य स्तर में हुए औसत परिवर्तनों का ज्ञान हमें इन सूचकांकों से होता है तथा मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन का अनुमान लगता है। सूचकांक के निर्माण में हम ये कह सकते हैं कि सूचकांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य सूचकांक और दूसरा भारित सूचकांक या इसे भारशील सूचकांक भी कहते हैं। एक तो सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा वेटेड इंडेक्स नंबर। इन दोनों प्रकार के सूचकांकों को बनाने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे पहला है सूचकांक का उद्देश्य। सूचकांक बनाते समय सबसे पहले हमें उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी हो, मतलब उद्देश्य जो है स्पष्ट होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, क्योंकि विभिन्न उद्देश्यों के लिए पृथक से सूचकांक बनाना पड़ता है। यदि हमारा उद्देश्य श्रमिकों की वास्तविक एवं मौद्रिक मजदूरी की समस्या का अध्ययन करना है तो हमें फुटकर मूल्य सूचकांक बनाना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारा उद्देश्य एक व्यावहारिक दृष्टि से मुद्रा मूल्य में हुए परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करनी है तो थोक मूल्य सूचकांक तैयार करना चाहिए। इसी तरह से दूसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं का चुनाव। सूचकांक का उद्देश्य निर्धारित करने के बाद वस्तुओं तथा सेवाओं के चुनाव की समस्या आती है। सामान्य कीमत स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली सेवाओं एवं वस्तुओं का चयन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चयन की जाने वाली वस्तुएं तथा सेवाएं पर्याप्त बड़ी मात्रा में होनी चाहिए और वे वास्तव में प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। वस्तुओं का चुनाव इस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए सूचकांक तैयार किया जाता है। तीसरा है वस्तुओं के मूल्यों का चुनाव। ऐसी स्थिति में कीमतों की सूची प्राप्त करना है। इसके लिए उचित रहता है कि विभिन्न प्रतिनिधि बाजारों में से एक ही वस्तु की कुल कीमतों का औसत ग्रहण किया जाए, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे थोक मूल्य, फुटकर मूल्य, युद्धोत्तर काल में नियंत्रित मूल्य आदि। कभी कभी चोर बाजारी के मूल्य भी होते हैं। सूचकांक के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया जाता है कि वस्तुओं के किन मूल्यों को चुना जाए। नेक्स्ट है आधार वर्ष का चुनाव। सूचकांक प्राय वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं, अतः एक आधार वर्ष का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आधार वर्ष का मतलब यह है कि उस वर्ष में जिनके औसत मूल्य को दूसरे वर्ष के औसत का आधार माना जा सके। इस आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर ही दूसरे वर्षों के मूल्यों की तुलना की जाती है, इसलिए इसका चुनाव करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जिस वर्ष को आधार वर्ष बनाया जाए वह ऐसा हो जिससे मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव न हुए हों। जैसे मान लीजिए कई वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें अकाल, महामारी, लड़ाई झगड़ा आदि कई असाधारण घटनाएं अगर घटी होती हैं तो उसे आधार वर्ष नहीं मानना चाहिए, और जो बिल्कुल सामान्य वर्ष हों उस वर्ष को आधार वर्ष माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है कीमत निकालना। सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया का जो अंतिम जो बात है वो ध्यान रखने योग्य वो ये है कि विभिन्न वर्षों की कीमतों का आधारभूत वर्ष के संदर्भ में अनुपात निकालना होता है। आधारभूत वर्ष का औसत 100 मान लिया जाता है और उसके बाद जिस वर्ष की कीमतों का सूचकांक हमें बनाना होता है उसकी कीमतों को आधार वर्ष की कीमतों के प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। सभी कीमतों का प्रतिशत निकालने के बाद अंत में आधार वर्ष और उसके दूसरे वर्ष की कीमतों के प्रतिशतों का औसत निकाला जाता है। आधार वर्ष का औसत तो 100 होगा, लेकिन दूसरे वर्ष का औसत 100 से कम या अधिक हो सकता है। यह औसत ही सूचकांक अथवा सूचक अंक कहलाता है। औसत निकालने की प्रणाली भी कई प्रकार की होती है, किंतु हम सामान्यतः अंकगणितीय औसत या रेखा गणितीय औसत निकालने का प्रयास करते हैं। इनमें जो सबसे साधारण जो तरीका है निकालने का वो अंकगणितीय जो तरीका है वो ज़्यादा लोकप्रिय है।
इसी प्रकार से है भारित सूचकांक। भारित सूचकांक निर्देशों की रचना करना सरल है, किंतु इन्हें संतोषजनक नहीं माना जाता। जो सामान्य सूचकांक हैं वो सरल तो होते हैं, लेकिन ये उचित नहीं माने जाते। इसमें प्रत्येक वस्तु को समान महत्व दिया जाता है, जबकि वास्तविक में सभी वस्तुएं समान महत्व की नहीं होती। मान लीजिए जैसे आलू की कीमत में वृद्धि हो जाना उतना महत्वपूर्ण है जितना कि अनाज की कीमत में वृद्धि हो जाना महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु को उसके महत्व के अनुसार भार दिए जाएं। ऐसा करने के लिए हम शुद्ध सूचकांक प्राप्त कर सकेंगे। किसी वस्तु पर दिए जाने वाले भार की मात्रा जानने के लिए देखना होता है कि वर्ग विशेष के सदस्य अपनी आय का कितना भाग उस वस्तु पर व्यय करते हैं। जिस वस्तु पर आय का जितना अधिक भाग व्यय किया जाता है वह उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुल व्यय में से प्रत्येक वस्तु का प्रतिशत व्यय मालूम कर लिया जाता है और उसी के अनुसार भार निर्धारित किया जाता है। इसलिए भारित सूचकांक से यह स्पष्ट है कि साधारण और भारित सूचकांक में एक ही मूल्य तथा वस्तु के उपयोग के बावजूद भी दोनों सूचकांकों के परिणाम में अंतर होता है। भारित सूचकांक किसी परिवार अथवा वर्ग विशेष के आय व्यय में तुलना करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें श्रमिकों को अपना वेतन बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो भारित सूचकांक बनाने के लिए अंकगणितीय औसत के उपयोग की बनिस्पत रेखागणितीय औसत का प्रयोग अधिक संतोषजनक मालूम होता है। तो इस प्रकार कीमत सूचकांक के दो भाग हैं, सामान्य सूचकांक और भारित सूचकांक। इन्हें दोनों को बनाते समय हमें इन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। अब सूचकांक के बनाने के क्या लाभ हैं, क्योंकि विभिन्न जो आर्थिक प्रणालियां हैं उन आर्थिक प्रणालियों में सूचकांक बनाने से कई हमें लाभ देखने को मिलते हैं, कई इसके फायदे हैं। जैसे पहला है मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का ज्ञान, क्योंकि सूचकांकों द्वारा समय समय पर मुद्रा की क्रय शक्ति में जो परिवर्तन होते रहते हैं उन्हें जाना जा सकता है। यह जानकारी सरकार, उद्योगपतियों, श्रमिकों आदि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है श्रमिकों के जीवन स्तर को समझने में सहायक। समय समय पर श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी घटने या बढ़ने की जानकारी के आधार पर श्रमिकों और मालिकों के मध्य झगड़े या विवाद इसकी जो संभावना होती हैं उनको आसानी से दूर करने में सहायता मिलती है। तीसरा है उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी। सूचकांक के द्वारा हम क्योंकि मुद्रा मूल्य में परिवर्तनों का हम आसानी से जान सकते हैं और उसके आधार पर उत्पादक तथा व्यापार की योजना तैयार की जा सकती है। उत्पादकों को उनके माल के क्रय विक्रय के सही समय की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सरकारी नीति के निर्धारण में सहायक। सूचकांक सरकार की जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं उसमें भी काफ़ी सहायक होते हैं। सामान्य मूल्य स्तर संबंधी सूचकांकों से मुद्रा के मूल्य की घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति और उसकी गति का सही अनुमान लगाकर मौद्रिक समस्याएं निपटाई जाती हैं तथा मूल्य जो मुद्रा का मूल्य है उसमें स्थिरता लाने के प्रयास किए जाते हैं। अगला पॉइंट है औद्योगिक नीति के प्रभाव की जानकारी। इसके लिए औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक हैं उनके द्वारा औद्योगिक प्रगति या विकास की गति उपयुक्त है या नहीं इस बात की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है करारोपण की नीति में सहायक। सामान्य जो मूल्य सूचकांक हैं वो सरकार के द्वारा जो करारोपण लगाए जाते हैं उसकी नीति के निर्धारण में भी सहायक हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जन कल्याण हो। ऐसी स्थिति में गरीब वर्ग पर मूल्य वृद्धि का कुप्रभाव न पड़े, इस तरह से सरकार नीतियां बनाती हैं। नेक्स्ट है ऋणदाताओं पर असर। सूचकांक ऋणदाताओं के लिए भी उपयोगी हैं क्योंकि इसकी सहायता से ऋणियों को पता चल जाता है कि उनके ऋण लौटाने का उचित समय कौन सा है। यदि ऋण लेते समय का सूचकांक ऋण लौटाते समय सूचकांक से ऊंचा हो तो ऋण चुकाने में ऋणियों को लाभ होता है, अन्यथा इससे ऋणदाता को हानि होगी। और लास्ट है विदेशी व्यापार की जानकारी। सूचकांकों से विदेशी व्यापार से संबंधित जो स्थिति है उसका भी ज्ञान होता है और परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है।
तो इस प्रकार सूचकांकों की हमें जानकारी होने से जो अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वह श्रमिकों का जीवन स्तर हो, उत्पादक हो, व्यापारी वर्ग हो, करारोपण की नीतियां जो सरकार के लिए हैं, ऋणदाता हैं, इन सब के लिए सूचकांक के हमें कई फायदे नज़र आते हैं। लेकिन एक और हम देखते हैं कि सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी जानकारी प्रदान करता है, तो लेकिन साथ ही इसके साथ हमें इससे संबंधित सीमाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे सूचकांकों के निर्माण में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों पर यदि हम जानना चाहें तो सूचकांकों की प्रणाली अपने आप में कुछ दोषों से भरी हुई है, जिन्हें हम सूचकांकों की सीमाओं के द्वारा जान सकते हैं। जैसे अनुमानित न होना, मतलब जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये आवश्यक नहीं है कि वह सच्ची बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि सूचकांक बहुत कुछ अनुमानित होते हैं, इसलिए इन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। जो आंकड़े हैं वो भी संदेह से परे नहीं होते, इसलिए उनकी विभिन्न व्याख्याएं भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। जब प्राप्त आंकड़ों में ही गणित से संबंधित अगर सत्य नहीं पाया जाता तो सूचकांक सही हो ये अपने आप में सही नहीं है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तुलना में कठिनाइयाँ। सूचकांक विभिन्न देशों के विभिन्न आधार पर बनाए जाते हैं और साथ ही अलग अलग देशों की वस्तुएं, गुण तथा परिमाण में भी एक समानता नहीं होती। इस स्थिति में किसी भी देश के सूचकांकों की तुलना दूसरे देश के सूचकांकों से नहीं की जा सकती। तीसरा, समय की तुलना आसान नहीं, क्योंकि विभिन्न कालों की तुलना करना यह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कालांतर में कुछ लोकप्रिय वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तुएं आ जाती हैं और अनेक नई वस्तुएं उपभोग की सामग्री बन जाती हैं, तो उनमें तुलना करना उपयुक्त नहीं है। इसी तरह से भारों का निर्धारण ऐच्छिक होता है, क्योंकि जो भारित सूचकांक हैं उनमें जो वेट दिए जाते हैं वस्तुओं को या उनका भार दिया जाता है वह पूर्णतया ऐच्छिक होता है। अतः एक ही समय में जो भारित में अंतर होने के कारण परिणाम में भी अंतर आ जाता है। और लास्ट है, इनका जो सूचकांक है उनका उपयोग सीमित है, क्योंकि वो प्रायः किसी विशेष वर्ग पर मुद्रा मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए बनाए जाते हैं और किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए सूचकांकों के निर्माण में हमें विशेष सावधानी और एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है, तभी हम इसकी कठिनाइयों या परिसीमाओं के होने के बाद भी हम इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।